नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते इस्तीफा दे चुके बिगड़ेल मंत्री की। प्रदेश सरकार के बिगड़ेल मंत्री विजय शाह की रवानगी अंततः शिवराज मंत्रिमंडल से हो ही गई। शाह की करतूतों से नाराज सरकार ने इस्तीफा स्वीकार कर ये बात समय रहते जगजाहिर भी कर दी। अब शाह के स्थान पर किस आदिवासी विधायक को मंत्री बनाया जाए, इस विषय पर पार्टी फोरम में चर्चा शुरू हो गई है। शाह शिवराज मंत्रिमंडल में बतौर आदिवासी नेता की भूमिका में सक्रिय थे। चुनावी साल में शाह की करतूत ने खुद को तो कहीं का नहीं रखा, वहीं संगठन और सरकार भी कटघरे में आ गई है। सबसे खास बात तो यह है कि भले ही शाह ने इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन सरकार पर कांग्रेस नेताओं के हमले और अधिक बढ़ते ही जा रहे हैं। बीजेपी विधायक विजय शाह को राजनीतिक जीवन में दादा कोंडके का रोल इतना भारी पड़ेगा, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। शिवराज मंत्रिमंडल से रवानगी के बाद शाह के चेहरे का ग्लो कुछ ही घंटों में कहीं काफूर हो गया है। उन्हें अब ऐसा कोई नहीं मिल रहा जिसके सामने वो अपनी सफाई दें। फिलहाल शाह तो परेशान है ही, उन्होंने सरकार को भी परेशानी में डाल रखा है। सरकार पर अब विरोधियों के हमले भी बढ़ते जा रहे हैं। राजा दिग्विजय सिंह ने शाह के कहे की निंदा करते हुए अब दूसरा ही राग आलाप दिया है। राजा कह रहे हैं कि सरकार अब उन मंत्रियों पर भी कार्रवाई करे जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार के मंत्रियों को मदमस्त हाथी भी कह दिया और ये भी कहा कि अब समय आ गया है इन पर नकेल डालने का, वरना जनता तो नकेल डालेगी ही। लगातार हमलों ने शाह के विधानसभा चुनाव लड़ने के मंसूबों पर भी पानी फेर दिया है। उन्हें अब इस बार पार्टी टिकट देगी या नहीं, इस पर भी पुनर्विचार किए जाने की चर्चाएं की जा रही है। इधर शाह के इस्तीफे को स्वीकार करने के बाद कांग्रेस इसे अपनी पहली जीत मानकर प्रचार अभियान में जुट गई है। अब शाह के बोल हर चुनावी सभा में गर्मा गर्म मसाले का काम करेंगे। इधर सरकार और संगठन के माथे पर ये चिंता है कि वो शाह के कद का ऐसा कौन सा नेता मैदान में लाए जिससे आदिवासी मतों का ध्रुवीकरण रोका जा सके, साथ ही शाह के स्थान पर सक्रिय कर शाह की कमी को पूरा किया जा सके। इधर शाह ने पूरे मामले में मीडिया में एक और प्रेस नोट जारी कर अपनी बात रखने की बात कही। वहीं वो पहले ही एक पत्र के माध्यम से शिवराज सिंह के समक्ष अपनी बात रख चुके हैं, साथ ही इस्तीफा भी दे चुके हैं। अब उन्हें पूरे घटनाक्रम को लेकर जगह जगह सफाई अलग देनी पड़ रही है। अभी शाह विवादों के चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंसे हुए हैं। उनके इस्तीफे से जरूर ऐसा लग रहा है कि विरोध के स्वर थोड़े से नरम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऐसा मामला है जो मंत्री पद की बलि देने के बाद भी इतनी जल्दी न तो शाह को राहत देने वाला है, न ही संगठन और न ही सरकार को। भाजपा पार्षद दल कांग्रेस पार्षद छोटे यादव के सदन से निष्कासन को नाकाफी मान अब संभागायुक्त की शरण में जा पहुंचा है। हालांकि छोटे यादव पर सदन में हुई कार्रवाई को निगम के गलियारों में सही ठहराया जा रहा है। बावजूद इसके एकाएक कि जिस तरह से बीजेपी पार्षद दल छोटे के खिलाफ लामबंद हुआ है, तभी से बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों खेमों के गलियारों में एक ही चर्चा है। ऐसा क्या चल रहा है जो अचानक ही छोटे के खिलाफ इस तरह की लामबंदी शुरू हो गई है? ऐसे में यह चर्चा भी जमकर चल रही है कि क्या सभापति ने छोटे को जो दंड दिया वो क्या नाकाफी है या फिर कुछ और है? कांग्रेस के तेज तर्राट पार्षद छोटे यादव के मुख से निकला एक शब्द इतना भारी पड़ेगा, शायद इस बात का एहसास उन्हें भी नहीं है। इंदौर नगर निगम के बजट बैठक में छोटे यादव मेयर साहब को महिमा मंडित करते करते निगम अधिकारियों को ऐसा कुछ कह गए कि जिसके शाब्दिक मायने कोई तलाश नहीं पाया है। छोटे भले ही इस शब्द को मराठी भाषा का कोई शब्द जग जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे आम बोलचाल का शब्द करार दे रहे हैं। साथ ही ये कह रहे हैं कि इसे किसी कीमत पर सांसदीय शब्द नहीं कहा जा सकता। वैसे पूरा मामला सदन के भीतर का था और सभापति राजेंद्र राठौर ने चेतावनी के साथ छोटे का निष्कासन भी कर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों देर रात तक ठंडा पड़ा मामला सुबह होते ही यकायक गर्म हो गया। बीजेपी पार्षद दल अब छोटे यादव की बर्खास्तगी की मांग का ज्ञापन अब सीधे संभागायुक्त संजय दुबे को दे आया है। जैसे ही ये सुर्खी छोटे यादव और कांग्रेस के गलियारों में पहुंची तो कांग्रेस पार्षद दल अवाक रह गया है। कांग्रेसियों को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सा राजनीतिक दाव है। कल तक जो बीजेपी निंदा प्रस्ताव और निष्कासन तक अटकी थी, आखिर क्यों बर्खास्तगी पर आ डटी है? वैसे अब पूरे मामले के राजनीतिक मायने निकालने का काम जारी है। अब जल्द ही वो बातें भी बाहर आने वाली है जिसे लेकर बीजेपी पार्षद दल और छोटे यादव यानी कांग्रेस के बीच तलवारें खिंचती दिखाई दे रही हैं।
वैसे छोटे भी मान रहे हैं, कहाँ मेरे मुंह से एक शब्द निकल गया, वरना मेरे तरकश में इतने तीर थे कि पूरी परिषद कुछ ही घंटों में लहूलुहान दिखाई देती। खैर जो भी हो, अभी ये मामला कुछ दिन और निगम के गलियारों का मौजू विषय है, जिस पर हर दिन हर कैबिन में बहस होती रहेगी। इन दिनों विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के रहवासी है कि सीधी बात में कुछ ज्यादा ही विश्वास करते नजर आ रहे हैं। रहवासियों को कोई भी परेशानी हो वो तो सीधे अपने क्षेत्रीय विधायक यानी प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेंद्र हाड़िया से शिकायत करते नजर आते हैं। अब तक बाबा छोटी छोटी शिकायतों को संज्ञान में लेकर कई जगह मौका मुआयना कर चुके हैं, जबकि अभी भी कुछ रहवासी बचे हैं जो जल्द ही बाबा को बुलाने का दम भर रहे हैं। चुनावी साल में ना तो अब कोई मंत्री है ना ही विधायक, सभी को अपनी अपनी विधानसभा और वोट बैंक में सेंध ना लग जाए, बस इसी की चिंता सता रही है। इसी का फायदा उठाकर आम लोग भी मंत्री हो या फिर विधायक, चाहे जब चाहे जैसी समस्या के लिए चाहे जिसको बुला बैठते हैं। इस काम में सबसे ज्यादा सक्रिय 5 नंबरी रहवासी कहे जा रहे हैं। इलाके में लोगों की सीधी बात और साफगोई की ऐसी चर्चा है कि वो नलों से पानी गंदा आ रहा हो या फिर बिजली संकट सता रहा हो, वो मामले की शिकायत सीधे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री यानी महेंद्र हाड़िया से करते हैं। मंत्री जी भले ही प्रदेश के हों, लेकिन वो भी इतने भोले हैं कि अपने भविष्य की खातिर रहवासियों की एक पुकार पर ही सुबह सुबह दौड़े चले आते हैं। ऐसा नहीं है कि समस्या का हल नहीं निकलता है, मंत्री जी समस्या का हल भी निकाल देते हैं, लेकिन बात वही होती है कि ये समस्याएं पार्षद स्तर की होती हैं, लेकिन रहवासी भी खूब मजबूरी समझते हैं और बाबा हैं कि बेचारे चले आते हैं। अभी कुछ इलाकों में बाबा पहुंच चुके हैं और अभी कुछ क्षेत्रों के रहवासी बाबा को बुलाने का पूरी तरह से मूड बना चुके हैं। मतलब चुनावी साल में बाबा यानी मंत्री जी रहवासियों की वो सारी बातें सुनेंगे, मानेंगे, जिससे बाबा का भविष्य सुरक्षित रह सके। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता शेख अलीम इन दिनों बेहद प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रहे हैं। अलीम ने अंततः उस कमेटी में स्थान पा ही लिया जिसके लिए वो पिछले 3 माह से प्रयासरत थे। अलीम की नजर अब उस पद पर है जिसके बाद वो बत्तीधारी हो सकते हैं। अलीम फिलहाल अजमेर दरगाह कमेटी के बतौर सदस्य मनोनीत किए गए हैं और सब कुछ उनकी सोच के मुताबिक हुआ तो वो कमेटी के चेयरमैन भी बन सकते हैं। हालांकि अलीम को अगले 7 दिन अब इसी प्रयास में गंवाना है। अलीम अभी कमेटी के चेयरमैन भी नहीं बन पाए तो उनके 5 वर्षीय कार्यकाल में उनका एक बार चेयरमैन बनना यानी बत्तीदारी बनना तय माना जा रहा है। दिग्विजय सिंह के कट्टर समर्थक शेख अलीम की 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में है। अलीम को अजमेर दरगाह का खिदमतगार बनने का मौका मिला है। प्रदेश कांग्रेस में बतौर प्रवक्ता शेख अलीम को ये मौका मिल पाया है उनकी खुद की राजनीतिक इच्छा शक्ति के प्रयासों से। अलीम पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस प्रतिनिधि मंडल में भी शामिल हो चुके हैं जो सरकार की ओर से हज यात्रा पर जाता है। अलीम को इस महत्वपूर्ण दायित्व के दिए जाने के पीछे भी उसी हज यात्रा को कारण बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी में बतौर सदस्य बनाए गए अलीम प्रदेश के पहले अल्पसंख्यक नेता हैं जिन्हें ये जिम्मेदारी मिली है। वैसे राजनीति के गलियारों में ये भी कहा जा रहा है कि अलीम लंबे समय से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री के रहमान खान के करीब है। अलीम को राजा के बाद दिल्ली में रहमान की भक्ति का लाभ मिला है। अलीम अब वैसे तो 5 साल के लिए सदस्य बनाए गए हैं, लेकिन वो सप्ताह भर के भीतर उस पद के लिए मशक्कत करने का मूड बना चुके हैं, जिसके बाद वो दरगाह कमेटी के चेयरमैन बन राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त कर ले। वैसे हर चेयरमैन का कार्यकाल 1 साल का है, ऐसे में 1 साल के लिए अलीम का चेयरमैन बनना तय कहा जा रहा है। अलीम ने ये दायित्व पाकर सीधे राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक कांग्रेस लीडरों के बीच अपना स्थान बना लिया है और वो आने वाले समय में इसी प्रोफाइल का इस्तेमाल 5 नंबर सीट से टिकट पाने के लिए भी करेंगे। अब इसे अलीम की कछुआ चाल कहा जा रहा है। और अंत में बात करते हैं सुरजीत की। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 यानी अयोध्या के कांग्रेसी दावेदार सुरजीत सिंह का कद है कि लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 4 नंबरी गलियारों में जिधर कान लगाओ उधर ही सुरजीत के स्वर गूंज रहे हैं। क्या विरोधी क्या अपने सभी सुरजीत सिंह की चर्चा करते दिखाई देते हैं। अब तो निगम भी सुरजीत के स्वर मिलाता नजर आ रहा है। सुरजीत ने महू नाका तरन पुष्कर का मामला उठाया तो एमआईसी सदस्य ने मीटिंग बुला ली। ऐसे में 4 नंबर की राजनीति में एकाएकी गर्माहट आ गई है। खास बात तो यह है कि सुरजीत हर काम को तरीके से कर रहे हैं। राजनीति करना एक तरीका होता है, यही वजह है कि कांग्रेस पार्षद सुरजीत सिंह यकायक उभरते नजर आ रहे हैं।
सुरजीत सिंह 4 नंबर से चुनाव लड़ने का मन पूरी तरह से बना चुके हैं। वो हर उस मुद्दे पर अपने आप को सक्रिय कर लेते हैं जो आम लोगों यानी 4 नंबरी वोटों से जुड़ा हुआ रहता है। वो कई बार सत्ताधारी विधायक यानी मालिनी गौड़ के वरदस्त के चलते उनके समर्थकों द्वारा किए जाने वाले कामों की भी खिलाफत करते मैदान में उतर रहे हैं। यही वजह है कि सुरजीत सिंह के बढ़ते कद की चर्चा 4 नंबर के हर गलियारे में बड़े ही जोर शोर से हो रही है। सुरजीत सिंह एक जमाना था जब अपने वार्ड के बाहर की राजनीति में कोई दखल नहीं दिया करते थे, लेकिन अब ऐसा समय आया है कि वो हर मोर्चे पर सफलता से अड़ रहे हैं। सुरजीत सिंह को हर मुद्दे पर यश मिल रहा है। सुरजीत सिंह शराब की दुकान वाले मामले में अब भी सक्रिय हैं। उन्होंने बजट बैठक में भी महूनाका तरण पुष्कर को लेकर सत्ताधारी विधायक को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही नहीं, सदन में धमाकेदार भाषण के बाद वो मैदानी कार्रवाई में भी सक्रिय हो गए। संयोगवश महूनाका तरण पुष्कर मामले में अजय सिंह नरूका ने बैठक बुलाई तो कई बातें उनके कानों तक पहुंच गई। अब इस बैठक को सुरजीत सिंह की पहली जीत माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन दिनों सुरजीत के स्वर 4 नंबर के गली गली गूंज रहे हैं। मतलब दादा की अयोध्या में पहली बार कोई कांग्रेसी बाह चढ़ाकर मैदान में है। बस अब देखना ये है कि ये सुरजीत सिंह अब कब तक दम भरता है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।